हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम। दोस्तों, एमपीपीएससी मेंस 2024 का जीएस पेपर 1 अपने पास आ गया है। अब देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। प्रश्न पत्र का जो लेवल रहा है वो कैसा रहा है। एक सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए 2025 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसे यहाँ जो पेपर है ये एनालिसिस करना और इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस से कितना प्रश्न आए हैं वो भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अभी आपको बता दें कि पूरा पेपर जो मैंने देखा, तो अभी हम जो ये पेपर है इसको बिल्कुल सामान्य बोल सकते हैं। जैसा इसका नाम है वैसा इसका प्रश्न आए हैं, यानी कि सामान्य रहा है। इतना कोई ज़्यादा टफ पेपर यहाँ नहीं रहा है। सामान्य विद्यार्थी आसानी से ये प्रश्न पत्र पूरा अच्छे से बना सकते हैं। तो बात करते हैं गोपजनस्य। ये जो प्रश्न है 2 मार्कर का है। ये थोड़ा सा यहाँ पे आउट ऑफ मान सकते हैं कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पढ़ने में नहीं आते। जैसे सिंह विष्णु लिखा है, बिल्कुल इसे आसानी से आप बना सकते हो। इसके बारे में आपको यहाँ पे 3 लाइनें दी गई हैं, तो 3 आप पॉइंट यहाँ पे बता सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा इस प्रकार के प्रश्न पढ़ने में आ जाते हैं, है ना। जिस भी प्रश्नों के बारे में आपने थोड़ा बहुत भी सुना है तो उसका आप यहाँ पे लिखने के लिए सामर्थ्य रखते हो। अब अमल ए साले, ये लगभग ये जो प्रश्न है दोस्तों ये रिपीट हुआ है। अभी पिछले ही 2 सालों के प्रश्न पत्र देखोगे मुख्य परीक्षा के, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो प्रश्न है रिपीट हुआ है। अवंती जनपद बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 3 पॉइंट आप बता सकते हो। उसके बाद में जो उच्च कल्प है, और देखिए अभी जो नए सिलेबस में जो राजवंश जोड़े हैं, तो राजवंश जो जो क्वेश्चन आए हैं मध्य प्रदेश के राजवंश, इससे बहुत ही आसान आसान तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी ऊपरी ऊपरी लेवल से। सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया है। पूरा सिलेबस की लाइन से आया है, टू द पॉइंट। जो लाइन में जो लिख दिया है बस वहीं से प्रश्न आए हैं। राजा यशोवर्मन, ठीक है, ये इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से बना सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि धन का जो निष्कासन सिद्धांत है, दादा भाई नौरोजी बता सकते हो, उनकी पुस्तक बता सकते हो। और उनका ये धन का निष्कासन का जो सिद्धांत है देने का मेन उद्देश्य क्या था ये बता सकते हो। 3 लाइन आपकी यहाँ पे हो जाती है। मध्य भारत सम्मेलन 1948 का जो क्वेश्चन है ये आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स में आप इस तरीके की चीज़ें पढ़ते ही हो। तो प्रीलिम्स के फैक्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम आए हैं, है ना। जिनके जो फैक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं, तो उनका ये जो पेपर है बहुत शानदार यहाँ पे गए हैं। और लगभग अगर स्पीड अगर किसी ने मेंटेन कर ली होगी तो पूरा पेपर ही अच्छे से सोल्व करा होगा, है ना। यहाँ स्पीड ही मैटर करती है, और स्पीड के साथ में आपका जो है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन और स्पीड ये दोनों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे पचमढ़ी का जो काष्ठ शिल्प है, बिल्कुल आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो लगभग, ये भी आसान लेवल का प्रश्न है। परीक्षित देव बुंदेला, है ना। जो आपका जो 1842 का जो बुंदेला विद्रोह हुआ था उससे संबंधित है ये क्वेश्चन है। बूढ़ा मंगल का आयोजन हुआ था, ठीक है। तो सरल ही है। और कुंवर रघुनाथ साहब, बिल्कुल। भीमा नायक, ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिलेबस से आपके पूछा है। सिलेबस में आपके जो जनजातीय नायक है केवल 7 से 8 दिए हुए हैं, तो सीधा सीधा वहां से प्रश्न पूछा है। तो भीमा नायक के बारे में आपको बताना था कि भाई ये सबसे पहले ये व्यक्ति कौन है, इसे क्यों जाना जाता है, मतलब इन्होंने क्या कार्य किए हैं, ठीक है। इनकी कुछ उपलब्धियां आप बता दो। उसके बाद में कुछ विशेष करके एक पॉइंट बता सकते हो। तो 3 चीज़ें हो जाती है। सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि ये जो मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता का मतलब क्या है, स्वतंत्रता के नायक है या स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व हैं। इस तरीके से आपको इंट्रो देना पड़ता है सबसे पहले। ग्वालियर की संधि 1817, ठीक है। तो आपको पता है कि ये अंग्रेजों के साथ में जितनी भी रियासतों ने उस टाइम में 1818 1817 में जो संधि की थी, तो सारी जो जो राज्य विलय के सिद्धांत के अकॉर्डिंग सब रियासतों को मिला लिया गया था। तो इस प्रकार का है, ये भी आप फिल्म्स में पढ़ती हो। सब फिल्म्स से रिलेटेड यहाँ पे आए, टांटिया भील और उसके बाद में भोपाल प्रजामंडल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 15 प्रश्न में केवल जो हमने ये अभी फर्स्ट वाला जो देखा, जो ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन देखा कि गोप जनस्य, ये थोड़ा सा कठिन लग सकता है। तो लगभग 14 प्रश्न तो सबसे सामान्य विद्यार्थी से बनना ही चाहिए। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे जो हमारे 7 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। 60 शब्द यहाँ पे दिए गए थे। अब देखिए ये है नंदी वर्मन शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान प्रश्न है, बिल्कुल यहाँ पे किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि प्लासी एवं बक्सर के युद्ध का संक्षिप्त में तुलनात्मक परिचय कीजिए। तो आप बिल्कुल इसे यहाँ पे टेबल फॉर्म में जमा सकते हो, बिल्कुल, है ना। कि एक तरफ प्लासी लिख दो, एक तरफ बक्सर लिख दो, और फिर दोनों का समय लिख दो। समय के बाद में उनमें जो पक्षकार थे वो कौन कौन थे, इसका कारण क्या था, उसका कारण क्या था। उसके बाद में फिर कुछ इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ। इस तरीके से एक पेज में आप आसानी से इस चीज़ों को लिख सकते थे। और प्लासी और बक्सर का युद्ध नहीं पढ़ा तो फिर क्या मतलब, है ना। पढ़ाई अगर जैसे कर रहे हैं, कोई मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लासी और बक्सर का युद्ध नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ोगे।
उसके बाद में परिव्राजक वंश, सीधा सीधा प्रश्न है। जो आपके मुख्य जो राजवंश दिए हैं, सीधा सीधा ऊपर से प्रश्न आया, टिप्पणी लिखने का बोला, कुछ नहीं, आपको क्या बताना है कि भाई इसका सबसे पहले क्षेत्र कहाँ था, इसका काल कब से कब तक रहा है, प्रमुख शासक कौन कौन थे, है ना, और थोड़ा सा आप इसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति ये बता दो। उसके बाद में सांस्कृतिक स्थिति बता दो। बस ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर शासक के बारे में नहीं बताना, प्रमुख प्रमुख शासक आपको बताना था यहाँ पे। तो बस यही बताना था आपको कि ये कहाँ था, उसके बाद में संस्थापक कौन है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे नॉर्मल बताना था, क्योंकि टिप्पणी करने का बोला है। राजा धन का मूल्यांकन कीजिए। तो राजा धंक, और देखो परमार चंदेल तो बहुत ज़्यादा फेमस वंश है, इनके बारे में तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ता है, मूल्यांकन करना है कि भाई किस तरीके से इन्होंने शासन प्रशासन में क्या सहयोग दिया, आर्थिक स्थिति में इनका क्या है ना, और सांस्कृतिक चीज़ों में इन्होंने क्या योगदान दिया, ये सारी चीज़ें आप बता दो। लास्ट में बता दो कि भाई सही शासक था या गलत था। सही ही रहते हैं सब शासक, जब भी तो पूछा है। व्यापारियों के मध्यम वर्ग के उदय को समझाइए, है ना, तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा किए जाने वाला प्रश्न है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के शिवाजी उत्सव पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही आसान प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक के शिवाजी उत्सव, है ना, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे कि शिवाजी उत्सव क्यों प्रारंभ किया गया था। इसलिए प्रारंभ किया गया था कि अंग्रेज क्या है कि अंग्रेज लोग एक दूसरे को मिलने नहीं देते थे इस तरीके से, क्रांतिकारी लोगों को। तो ये यहाँ पे क्या, शिवाजी एक उत्सव यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे सारी रणनीति इनकी स्टडी यहीं से बनती थी कि अब कैसे हमें अगला कदम रखना है, ठीक है। तो आसानी से ये चीज़ें भी हर एक बुक में, हर एक नोट्स में आपको ये मिल ही जाती है। और कवि पद्माकर की काव्य साधना पर एक लघु लेख लिखिए, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि ये वाला प्रश्न बनाने में थोड़ी कठिनाई आई होगी। मांडू का असरफी महल पर संक्षिप्त परिचय लिखिए। अब आपको ये बात बिल्कुल यहाँ पे समझ जाना है, आयोग क्या कर रहा है। अब जो छोटे छोटे जो पर्टिकुलर जो फेमस जो आप सुनते रहते हो जिन जगह के बारे में, है ना, जो अपने मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी ओरछा के बारे में पूछ लिया था, उसके बाद में अमरकंटक के बारे में, और उसके बाद में खजुराहो के बारे में, उसके बाद में आपका जो हनुवंतिया टापू है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार की छोटी-छोटी चीज़ों और छोटे-छोटे जो पर्यटन क्षेत्र है, उनके बारे में यहाँ पे संक्षिप्त परिचय टाइप की कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अब आपको ये चीज़ें भी ध्यान यहाँ पे रखना है, ठीक है। जनजाति व्यक्तित्व से सीधा क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती के बलिदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बहुत ही नॉर्मल ये प्रश्न है, आसानी से बन जाएगा। भोपाल के 14वीं शताब्दी के इतिहास का संक्षिप्त परिचय लिखिए। तो ये थोड़ा-सा आप यहाँ पे बता सकते हो, वही 14वीं शताब्दी के बारे में यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो आप थोड़ा-सा जैसे ये वाला प्रश्न ना भी बना होगा किसी से, क्योंकि ये इतना यहाँ पे पता नहीं रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये है हमारे जो क्वेश्चन है 200 शब्दों वाले हैं, 2 पेज में आपको लिखना रहता है कि हड़प्पा सभ्यता की मृण्मय मूर्तियों की पशु आकृतियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये वाले यहाँ पे प्रश्न हैं। ये भी आसानी से बन सकता है। बाबरनामा के अनुसार समकालीन भारत का वर्णन कीजिए, ये भी आसान ही प्रश्न है। अब बात करते हैं कलचुरी वंश के इतिहास पर प्रकाश डालिए। तो सिंपल सा प्रश्न है। उसके बाद में परमार काल में मध्य प्रदेश में घटित प्रमुख घटनाएं बताइए। तो ये ऊपर वाला तो आप आसानी से बना सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स में इतना तो आप पढ़ ही लेते हो। उसके बाद में ये सीधा सीधा सिलेबस से है कि ब्रिटिश शासन का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव है। मध्य प्रदेश की जनजातियों के जंगल सत्याग्रह की भूमिका बतानी है आपको। जितने भी जंगल सत्याग्रह हुए हैं मध्य प्रदेश में, वो सारे यहाँ पे बता देना है। और जो प्रमुख प्रमुख आप यहाँ पे जनजाति व्यक्तियों के नाम लिख के उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन कर सकते थे। स्वतंत्रता के पूर्व होलकर रियासत को समझाइए। स्वतंत्रता के पूर्व, ठीक है। तो होलकर रियासत का आप पूरा स्टार्टिंग से ही बता सकते थे कि भाई वो कैसे कैसे यहाँ पे बने, मराठा सरदार यहाँ पे आए हैं ना, किस प्रकार से चीज़ें हुई, ये बता सकते थे। ओरछा देखो यहाँ पे अब आ ही गया ओरछा। तो एक एक जो क्षेत्र है उनसे क्वेश्चन है अब यहाँ पे आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे हमारा, देखिए, और ये गोंडवाना वंशावली पर इतिहास के बारे में आप लिखिए, ठीक है। उसके बाद में ख्वाजा नायक और उनके सहयोगियों पर एक लेख लिखिए। तो ख्वाजा नायक के बारे में भी यहाँ पे पूछा गया है था, और सिलेबस से आया है, पूरा सिलेबस में लाइन में ही यहाँ पे ख्वाजा नायक, भीमा नायक, दुर्गावती, अवंतीबाई, इनके बारे में लिखा है। अब बात करते हैं दोस्तों, हम जो सेक्शन नंबर बी है जो पूरा आपका भूगोल से रिलेटेड है। अब इसमें जो क्वेश्चन आए हैं इसमें भी आप देखोगे पूरा सिलेबस से यहाँ पे उठाया है। जैसे पहली ही लाइन में लिखा है कि आपके जो सप्तद्वीप है इस प्रकार की जो प्रारंभिक जानकारी है, तो वो तो थोड़ा सा यहाँ पे ये भूगोल को प्राचीन से रिलेट करके एक टॉपिक बनाया गया है। तो उसी से पूछा है पुराण काल में वर्णित सप्तद्वीपों के आपको केवल यहाँ पे नाम बताने थे कि वो सप्तद्वीप कौन कौन से थे। जैसे जम्बू द्वीप हो गया, है ना, बाकी जो द्वीप है वो तो अभी ये वाला टॉपिक मेरा इनकम्प्लीट है। तो एक जम्बू द्वीप ही मुझे यहाँ पे पता है। बाकी आप 6 और यहाँ पे जिन्होंने अभी
पढ़े होंगे तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो आसानी से। सिलेबस से है तो फिर तो लिखा जा सकता है, क्योंकि जब सिलेबस से जब ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो फिर तो बनना ही चाहिए। अब भारत में काली मिट्टी वाले राज्य एवं कुल क्षेत्रफल का वर्णन कीजिए। ये भी मेरे हिसाब से आसान प्रश्न है। आप बिल्कुल इसको क्या कर सकते थे, जैसे अब यहाँ पे ये अपने जो 2 मार्कर वाले हैं, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जैसे साइड में इधर भारत का मैप बना के इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन देते तो बहुत शानदार ये रहता। ठीक है, उसमें आप डॉट करके चीज़ें भी बता सकते थे। ला नीनो क्या है, कितनी बार तो आ गया है, जैसे आपने पुराने पेपर देखे होंगे तो लगभग ये इस प्रकार के प्रश्न आते ही हैं। राज्य अनुसार वर्ष 2021-22 में मक्का उत्पादन का उल्लेख कीजिए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये हम थोड़ा सा कठिन यहाँ पे मान सकते हैं ये वाला प्रश्न। ठीक है, जो मतलब इतना ध्यान नहीं रह पाता है। बाजरा उत्पादन भी ध्यान नहीं रहता है, खासकर मक्का और बाजरा तो नहीं रहते हैं, सोयाबीन वगैरह पूछते तो थोड़ा सा ध्यान भी रहता है ना, चावल गेहूं और सोयाबीन। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, यहाँ से ही तो हमें सीख लेना है कि भाई वो क्या क्या पूछ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखोगे 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं कि किस लेवल के प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। और अब देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचयन की विधियाँ क्या हैं, यहाँ पे विधियाँ आपको बताना है। और ये भी पूरा सिलेबस आपको वहीं लिखा ही है, वर्षा जल संचयन की विधियाँ, ठीक है, सिलेबस में ही लिखा है। तो सिलेबस ही पढ़ना था केवल आपको, क्योंकि ये अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नया पेपर है, पहला ही पेपर है, तो सिलेबस की केवल लाइनें ही पढ़ना है। अभी भी जो आपके जो पेपर बाकी हैं, आप सिंपल सा ध्यान रखो, सिलेबस की केवल लाइन पढ़ना है आपको, वहीं से प्रश्न आ रहे हैं पूरे। वर्ष 2021 में भारत के 5 राज्य कौन से हैं और जहां वन क्षेत्र सर्वाधिक है, बिल्कुल आसानी से बताया जा सकता है, प्रीलिम्स का फैक्ट है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, बिना रिफाइनरी को समझाइए, बताया जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का उदाहरण दीजिए। और चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का वर्णन कीजिए। बिपरजॉय आप बता सकते हो पूरा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे वर्ष 2001-2011 में भारत में सबसे कम एवं अधिक जनसंख्या वाले तीन राज्य यहाँ पे बताइए। 2001 से 2011 में भारत में सबसे कम एवं अधिक जनसंख्या, कुल मिला के आप यहाँ पे इतना यहाँ उलझने की आवश्यकता नहीं, 2011 की जनगणना ही वो पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप 3 राज्य का नाम लिख सकते हो, वृद्धि दर वाले 3 राज्य का नाम बताना है। हाँ, सिंपल सा नॉर्मल 2011 की जनगणना वो पूछ रहे हैं ना, यहाँ आप ये 2001 देख के यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होंगे। भौगोलिक सूचना प्रणाली को परिभाषित कीजिए। GIS के बारे में पूछा है, बिल्कुल सिलेबस में सीधा लिखा है, तो सिलेबस की लाइन नहीं पढ़ी है तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा। सिलेबस के जब ऊपर ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो तो बनने ही चाहिए। चंबल नदी के बारे में बिल्कुल आसानी से बताया जा सकता है। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क निक्षेप क्षेत्र निक्षेप जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है, बिल्कुल आसानी से मैप बना के आप बता सकते थे, छोटा सा है ना, डॉट करके बता दो, इधर साइड में लिख दो, इस प्रकार से बताना चाहिए। यहाँ पे आप ऐसा मध्य प्रदेश का ऐसा मैप बना देते हो इस प्रकार से। ये प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट है, प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट है ना, 2 मार्कर के लिए। उसके बाद में अब आ जाते हैं हम कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग, बिल्कुल आसान प्रश्न है। अब आ जाते हैं मालवा का पठार। अब बताओ, मध्य प्रदेश में मालवा का पठार नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा, है ना। संक्षिप्त परिचय देना था, वही सब अपना अक्षांश स्थिति, देशांत स्थिति ना बताओ तो आप केवल विस्तार बता दो कि भाई इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, मैप भी इसमें बनाना था। उसके बाद में आप वर्षा बता सकते हो, फसल बता सकते हो, पर्यटन स्थल बता सकते हो, मिट्टी बता सकते हो, जलवायु बता सकते हो, बस ये चीज़ें बताना था। पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या है, ठीक है। कितने डिग्री सेल्सियस वहाँ तापमान होना चाहिए, फिर उसके बाद में वर्षा कितनी होनी चाहिए, आसान प्रश्न है बिल्कुल। आप प्रीलिम्स में ही पढ़ते हो, जैसे अभी कोई जैसे परीक्षा धाम भी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पूरे सब ये लिखा है कि भौगोलिक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए, है ना, नॉर्मल है ये। द्वितीय हरित क्रांति पूरा सिलेबस में लिखा है, प्रीलिम्स में भी पढ़ा है आपने, और अब आप प्रीलिम्स से निकाल के मेंस दे रहे हो तो फिर ये वाला प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद में भारत में बॉक्साइट उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, बिल्कुल वही वाली टेक्निक अपनी, इस तरीके से आप मैप बनाओगे, जैसे मैंने नॉर्मल बता रहा हूँ। ये वाला प्रेजेंटेशन बेस्ट प्रेजेंटेशन है, इसको आप जरूर अप्लाई यहाँ पे करो। मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादन एवं उससे जनित उद्योगों को समझाइए, फिल्म से का ही फैक्ट है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से 3 पॉइंट इसमें लिखे जा सकते हैं। मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या है, बिल्कुल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS के उपयोग बताइए, उपयोग भी आप बता सकते हो आसानी से, सरल है प्रश्न। मध्य प्रदेश के प्रमुख वनोपज क्या है, अमरकंटक टापी विद्युत केंद्र के बारे में आपको बताना था, कहाँ है, कितने डिग्री कितने जो यहाँ पे मेगावाट यहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है, ये आप बता सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना था। और ज़्यादा पॉइंट आपको ना याद आए तो एक मैप बना के भी आप बता सकते थे। जियोग्राफी में तो जितना ज़्यादा आप मैप से समझाओगे तो उतना अच्छा रहता है।
अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो दीर्घ वाले जो प्रश्न है हमारे 200 शब्दों के 2 पेज के। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भौगोलिक विवरण दीजिए। प्रायद्वीपीय पठार का भौगोलिक पूरा विवरण देना था। और यहाँ पे पठार जो है बिल्कुल ये आपका जो सिलेबस है वहीं से चीज़ें आई है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है, पेपर इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं आ रहा है ना। भारतीय मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए, सीधा सीधा प्रश्न है। उसके बाद में भारत में चावल उत्पादन एवं प्रमुख क्षेत्रों का यहाँ पे वर्णन कीजिए। अगर जैसे ये प्रश्न आपसे जैसे थोड़ा सा अगर टफ लगे आपको, तो ये वाला भी थोड़ा सा आप लिख सकते हो। अथवा में यहाँ पे दिए हैं, भारत में बढ़ती आवश्यकताओं के संदर्भ में जल संचयन, संरक्षण एवं संवर्धन की चर्चा यहाँ पे कीजिए। जो जो यहाँ पे बोला है जल संचयन, संरक्षण और संवर्धन, यही चीज़ आपको बतानी रहती है। उसके बाद में अब आ जाते हैं, भारत में पेट्रोलियम उत्पादन एवं वितरण का विवरण दीजिए। भारत में जो पेट्रोलियम के उत्पादन है एवं वितरण का वर्णन यहाँ पे आपको विवरण बताना था। आसान प्रश्न है। भारत में सूती जो वस्त्र उद्योग का संक्षिप्त विवरण दीजिए। दोनों प्रश्न यहाँ पे आसान लेवल के ही हैं, मतलब बनाए जा सकते हैं। नॉर्मल ऊपर ऊपर से आया है ये, बस आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, एक स्पीड का ध्यान रखना है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, प्रेजेंटेशन, ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। थोड़ा सा राइटिंग भी मायने रखती है, राइटिंग भी थोड़ा सा सही होना चाहिए ना। उसके बाद में भारत में भूकंप के प्रमुख क्षेत्र बिल्कुल मैप बना के बता सकते थे। भारत में, अब आप ये वाला जो प्रश्न देखो कि भारत में जनसंख्या वृद्धि तथा संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव की व्याख्या, आप सिलेबस की लाइन देख लो। अभी जितने भी प्रश्न है वो आप सिलेबस की लाइन देख लो, सीधा सीधा सिलेबस की ऊपरी ऊपरी लाइन से पूछा है। 25 के लिए भी अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अब 25 के लिए हम क्या एक्सपेक्ट करें इसमें ना। 2 प्रश्न और बचे हैं, ये बता देते हैं। मध्य प्रदेश में कोयला का उत्पादन तथा प्रमुख क्षेत्र बिल्कुल बता सकते हो। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का विवरण प्रस्तुत कीजिए, ये भी आप बता सकते हो, है ना। तो ज़्यादा कोई टफ पेपर नहीं है। अब हमने क्या सीखा, हमने इस पेपर से क्या सीखा, हमने इस पेपर से ये सीखा कि अभी 2024 का प्रश्न पत्र था, तो सिंपल सिंपल ऊपर से प्रश्न आए हैं। तो आपको अब 2025 के लिए भी इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न पत्र ऐसे ही आना है, नॉर्मली आना है, जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं, ये तो अटल सत्य है। पर आपको अब क्या करना है, थोड़ा सा सिलेबस की जो लाइनें हैं, है ना, जो सिलेबस है आपका, सिलेबस उसकी जो लाइन है उसके अंदर थोड़ा सा और चले जाना है। मतलब जाने का मतलब ये है, जो डायमेंशन है आपको एक दो डायमेंशन और ज़्यादा से यहाँ पे कंप्लीट करके रख लेना है। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि आपका जो प्रत्येक जो यूनिट है, जितनी भी आपकी जो यूनिट है, तो यूनिट में आप हमेशा ध्यान रखोगे कि जो एक टॉपिक, देखो एक जो टॉपिक होता है वो एक पेज में आ जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप जो यूनिट है, मेरा हमेशा यही रहता है, एक जो यूनिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 पेज के अंदर आ जाए, है ना। कुछ इतनी छोटी छोटी यूनिटें हैं जो आपके केवल मात्र 15 से 20 पेजेस में आ जाती हैं, और इससे भी कम में आप ला सको तो भी अच्छी बात है। तो ये आपको करना है। अब आपको थोड़े से एक दो डायमेंशन और थोड़े से ज़्यादा यहाँ पे करने रहेंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, ये आपको करना पड़ेगा। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट नोट्स होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स नहीं रहोगे तो आप किस तरीके से रिवाइज़ करोगे, एक दिन में कैसे रिवाइज़ कर लोगे। हल्का फुल्का तो देखना ही पड़ता है ना। कम से कम आप बुलेट पॉइंट, जो बुलेट पॉइंट है, की पॉइंट है, ये तो कम से कम देख के जाओ। एग्ज़ाम के एक दिन पहले ये चीज़ तो आपको देख के जानी पड़ेगी ना। चलो, तो पेपर का अगर हम बात करें तो पेपर बिल्कुल नॉर्मल आया है, और अब कल का पेपर देखते हैं किस प्रकार का आता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप अभी आपको एक चीज़ और बता दें, अभी हमारे 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो मेंस को लेके चल रहा है, जिसमें आपको मेंस के सारे नोट्स मिलेंगे केवल 399 रुपये में। आप ये मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर वगैरह सब लिंक वगैरह मिल जाएगी टेलीग्राम की। एक हमारा प्री का चल रहा है, जिसमें मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक लेके आया हूँ जो 199 रुपये का है। तो वो भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। पूरे जो MCQ चलेंगे आपके, MCQ पूरे जो MPPSC में जो पेपर होते हैं उसी के आधार पर सारी चीज़ें यहाँ पे चलेंगी, और उसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे। और आपका पूरा जो प्रोग्राम है टेलीग्राम पे होगा, ताकि आपका जो टाइम हो वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगी। अगर जैसे आप कभी लेट भी होगा तो अगले दिन भी उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो पूरे जो प्रश्न, केवल उतने ही प्रश्नों को आप अगर जैसे मान लो याद भी कर लेते हो, रट भी लेते हो ना, तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। लगभग आपका 80 क्वेश्चनों का काम यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो आप अपने हिसाब से पढ़ोगे ही, तो आपका आसानी से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, डेली टारगेट भी चलेंगे, मार्गदर्शन भी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो।